नमस्कार। भारत के प्राचीन जनसमुदाय और नगरों की वैभव गाथा की श्रृंखला में चर्चा दो ऐसे पड़ोसी राज्यों की जिनका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में प्रमुखता से मिलता है। इस जनसमुदाय की उत्पत्ति प्राचीन भारत के सिंधु नदी के आसपास के भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है। सिंधु सौवीर जनसमुदाय किसी एक राज्य का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये दो निकटवर्ती राज्यों का एक समूह था जिनकी उपस्थिति ने उस काल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आइए जानते हैं सिंधु सौवीर जनसमुदाय के उत्थान और उनके कृतित्व के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1700 ईसा पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन ज्ञात नगरीय संस्कृति है। सिंधु सौवीर जनसमुदाय की जड़ें उसी प्राचीन सभ्यता से जुड़ी हुई है। सिंधु शब्द का संस्कृत में अर्थ नदी या महासागर होता है, जो विशेष रूप से सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र को संदर्भित करता है। सौवीर राज्य भी सिंधु नदी या उसके आसपास से सटे प्रदेश का नाम था। ये क्षेत्र वर्तमान सिंध और मुल्तान, जो पाकिस्तान का हिस्सा है, उसके आसपास माना जाता है। महाभारत जैसे महाकाव्य में सिंधु और सौवीर को दो अलग अलग राज्यों में वर्णित किया गया है। महाभारत में जयद्रथ को इन दोनों राज्यों के साथ शिव का भी राजा बताया गया है। ग्रंथों में सिंधु और सौवीर के बारे में ये संकेत भी मिलते हैं कि यह दोनों राज्य आपस में लड़ते भी थे और कभी एक ही शासक के अधीन भी हो जाते थे। पुरातात्विक साक्ष्य भी दर्शाते हैं कि सिंधु नदी के किनारे लगभग 17,000 वर्षों से मानव का निवास रहा है। इस तरह से देखा जाए तो सिंधु सौवीर जन समुदाय की उत्पत्ति एक विशिष्ट क्षेत्र सिंधु नदी घाटी से हुई, जिनका इतिहास प्राचीन वैदिक काल और महाकाव्य युग से जुड़ा हुआ है। सिंधु और सौवीर पश्चिमी दक्षिण एशिया में लौह युग के दौरान स्थित दो प्राचीन साम्राज्य थे जो अक्सर एक साथ उल्लेखित होते हैं। सिंधु नदी और सुलेमान पर्वत के बीच का एक अंतर्देशीय क्षेत्र था, जबकि सौवीर तटीय क्षेत्र के साथ साथ नदी के पूर्व की ओर का भी हिस्सा था। सिंधु और सौवीर का उल्लेख महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जिसमें इन्हें व्यापारिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के रूप में वर्णित किया गया है। सिंधु और सौवीर दोनों एक दूसरे के समीपवर्ती और सांस्कृतिक रूप से संबद्ध जनपद थे। सभा पर्व में जब पश्चिम की ओर से आने वाले जनों की चर्चा होती है तो सिंधु, सौवीर, शक, कंबोज, यवन, पारसिक आदि नाम का भी हमें उल्लेख मिलता है। इसका तात्पर्य यह है कि यह क्षेत्र न केवल भौगोलिक दृष्टि से आसपास थे, बल्कि उनके बीच सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध भी रहे थे, बल्कि कह सकते हैं कि प्रगाढ़ थे। वह भी संभव है कि समय समय पर इन जनपदों ने एक दूसरे से युद्ध किया और एक दूसरे पर प्रभुत्व जमाने का काम भी किया, किंतु व्यापक रूप से वे भारतीय संस्कृति की परिधि में ही रहते रहे हैं। सिंधु सौवीर एक प्राचीन भारतीय आर्य राज्य था, जहां की धार्मिक व्यवस्था मुख्यतः वैदिक धर्म और सिंधु घाटी सभ्यता की स्थानीय मान्यताओं का मिश्रण थी। सिंधु सौवीर के जन समुदाय पर वैदिक प्रभाव था और वे प्रकृति के पूजक भी माने गए हैं। मातृदेवी समेत पुरुष देवताओं की भी उपासना वो करते थे। पुरातात्विक खोजों में मिली मूर्तियां और अवशेष इसका संकेत देते हैं। सिंधु सौवीर का जन समुदाय कई देवी देवताओं और प्रकृति का उपासक था। वैदिक परंपराओं का पालन उनकी धार्मिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग था और वे वैदिक अनुष्ठानों और मान्यताओं का पालन करते थे।
मातृ शक्ति की उपासना भी उनके धार्मिक क्रियाकलापों में शामिल थी। पुरातात्विक खोजों में मिली स्त्री देवताओं की मूर्ति इसका साक्ष्य है। पुरुष देवता भी सिंधु सौवीर काल में पूजे जाते थे। मोहनजोदड़ो में मिली पशुपति मुहर में 3 मुख वाले देवता का अंकित होना इस बात का द्योतक है। यही कारण है कि यहाँ जन समुदाय वैदिक अनुष्ठानों और मान्यताओं का पालन करते थे। इसके अतिरिक्त पुरातात्विक साक्ष्यों से यह भी प्रमाणित होता है कि सिंधु सौवीर क्षेत्र के लोग मातृदेवी में अटूट विश्वास रखते थे। पुरातात्विक खोजों में सिंधु सौवीर काल की मूर्तियां स्त्री देवताओं की पूजा का संकेत देती है। इतिहासकारों के अनुसार यह भगवान शिव की प्रारंभिक पूजा का संकेत हो सकता है। सिंधु सौवीर का जन समुदाय प्रकृति का भी पूजक था। यह लोग पीपल के पेड़ और सर्पों समेत प्रकृति के विभिन्न तत्वों को पवित्र मानते थे और उनकी पूजा करते थे। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों पर मंदिरों या बड़े धार्मिक उपासना स्थलों के प्रमाण नहीं मिलते हैं, जिससे कहा जा सकता है कि सिंधु सौवीर जनसमुदाय का धर्म संस्थागत संगठित न होकर व्यक्तिगत स्तर पर था। सिंधु सौवीर जन समुदाय लौह युग के दौरान सिंधु घाटी के निचले क्षेत्र में निवास करता था। इनकी सामाजिक संरचना के बारे में महाभारत जैसे ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। ऐतिहासिक ग्रंथों में सिंधु सौवीर जन समुदाय की सामाजिक संरचना के बारे में जो साक्ष्य मिलते हैं, उनके अनुसार इनकी सामाजिक व्यवस्था 4 वर्गों में विभाजित थी। पहला विद्वान वर्ग, दूसरा योद्धा वर्ग, तीसरा व्यापारी और कारीगर वर्ग और चौथा श्रमिक वर्ग। इन 4 वर्गों के समन्वय से कैसे सिंधु सौवीर विस्तृत राज्य बने, आइए जानते हैं। सिंधु सौवीर का जन समुदाय वर्ग आधारित समाज था। खोज में मिली सिंधु सौवीर की आवासीय संरचनाओं में उनके समाज में आर्थिक विषमता के संकेत मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि इस जन समुदाय में विभिन्न वर्गों का अस्तित्व था। पुरातात्विक खोज में मिली टेराकोटा से बनी महिला मूर्तियों से इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया है कि सिंधु सौवीर संभवतः मातृसत्तात्मक समाज था, या ये भी कि इन राज्यों में महिलाओं को महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था। सिंधु सौवीर जन समुदाय की जीवन शैली की चर्चा की जाए तो ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। ऊनी और कपास से बने कपड़े प्रचलन में थे। यहाँ के स्त्री पुरुष दोनों में ही आभूषण पहनना प्रचलन में था। सिंधु सौवीर का जन समुदाय शांति प्रिय समाज था, क्योंकि इनके बारे में खुदाई में जो प्रमाण मिले उनमें शस्त्र इत्यादि युद्ध संबंधी उपकरण का कम मात्रा में मिलना इसका संकेत देता है। उसमें भी जो शस्त्र मिले भी वो शिकार या आत्मरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार थे। इस तरह सिंधु सौवीर जन समुदाय का सामाजिक ढांचा एक सुनियोजित नगरीय व्यवस्था को दर्शाता है, जिसमें व्यावसायिक विभाजन, आर्थिक स्तर पर कुछ विषमताएं और संभवतः महिलाओं के लिए सम्मानजनक होता था। सिंधु सौवीर समृद्ध और उन्नत राज्य थे। यहाँ का जन समुदाय मुख्यतः पशुपालन, कृषि और व्यापार करता था, जिससे ज्ञात होता है कि उनकी आर्थिक व्यवस्था अत्यंत उन्नत थी। विशेषकर कृषि उनकी अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने का मुख्य स्रोत था। सिंधु सौवीर राज्यों के व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया यानी ईरान, अफगानिस्तान और खाड़ी देशों के साथ थे। सिंधु सौवीर की अर्थव्यवस्था समृद्ध, विकसित और सुनियोजित थी। सिंधु नदी की उर्वर मिट्टी के कारण कृषि उन्नत थी।
ये समुदाय के लोग सिंचाई और जल निकासी की व्यवस्था में निपुण थे। यहाँ गेहूं, जौ, चावल, खजूर, सरसों, कपास, मटर और तिल मुख्य रूप से उगाए जाते थे। कृषि के साथ पशुपालन भी इनकी आय का प्रमुख स्रोत था। ये लोग गाय, बैल, बकरी और भेड़ जैसे जानवरों को पालते थे। सिंधु सौवीर का अंतर्देशीय व्यापार भी समृद्ध था। यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में तांबा राजस्थान से मंगाया जाता था, सोना कोलार की खान से और गोमेद गुजरात से मंगाया जाता था। खाड़ी देशों समेत ईरान और अफगानिस्तान तक सिंधु सौवीर का व्यापार फैला हुआ था। यहाँ से सूती वस्त्र, हाथी दांत से बने सजावटी सामान, मोती मनके और लकड़ी का निर्यात करते थे। व्यापार में वस्तु विनिमय ज्यादा प्रचलन में था, लेकिन मानकीकृत बांटों और मापों का उपयोग भी व्यापार में एकरूपता और सुविधा के लिए किया जाता था। सिंधु सौवीर राज्यों में कारीगरों के विशेष समूह होते थे, जिनमें सुनार, ईंट निर्माता, पत्थर काटने वाले, बुनकर, नाव बनाने वाले और टेराकोटा के निर्माता शामिल थे। धातु शिल्प भी उस काल में अत्यंत उन्नत था। सिंधु सौवीर की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में प्राचीन ग्रंथों में जो वर्णन मिलता है, उसके अनुसार इन दोनों राज्यों की राजनीतिक व्यवस्था विकेंद्रीकृत थी, जो कई छोटे छोटे राज्यों और शासकों के संघ से मिलकर बनी थी। इन राज्यों के बीच संघर्ष भी होता था। कई बार दोनों राज्य एक ही राजा के अधीन भी हो जाते थे। सिंधु सौवीर की राजनीतिक व्यवस्था राजशाही पर आधारित थी, लेकिन यहाँ स्थानीय व्यापारियों और कुलीन वर्ग का प्रभाव ज्यादा था। महाभारत काव्य में सिंधु सौवीर की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में लिखा गया है कि यहाँ जयद्रथ जैसे शासकों का शासन था, जो यह दर्शाता है कि इन राज्यों में राजशाही का प्रभाव था और यह राज्य एक दूसरे से जुड़े भी हुए थे और इनके बीच संघर्ष भी होता था। यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था केंद्रीकृत नहीं, बल्कि अलग अलग निकायों के माध्यम से संचालित होती थी। सिंधु सौवीर क्षेत्र पर अलग अलग शक्तिशाली राजाओं ने शासन किया था। 6वीं से 5वीं शताब्दी पूर्व के दौरान यहाँ उदयन या रुद्रायण जैसे शक्तिशाली राजाओं का शासन था। कुछ विद्वानों का मत यह भी है कि सिंधु घाटी सभ्यता में केंद्रीकृत शाही सत्ता का अभाव था और राज्य का प्रशासन पुरोहितों की परिषद या गणतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित था। हालांकि बाद के राज्यों सिंधु सौवीर की राजशाही व्यवस्था से ये पृथक हैं। प्राचीन ग्रंथों में उल्लिखित साक्ष्यों से यह तथ्य निकलता है कि सिंधु सौवीर की राजनीतिक व्यवस्था एक राजशाही थी, जहां राजा सर्वोच्च शक्ति था और ये राज्य व्यापारिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण थे। सिंधु सौवीर के इतिहास में कई शासक हुए जिन्होंने विभिन्न कालखंडों में शासन किया, लेकिन प्रमुख रूप से सिंधु सौवीर के 2 शासकों का नाम उल्लिखित है। एक थे जयद्रथ और दूसरे थे उदयन। प्राचीन ग्रंथों में जैसा उल्लिखित है कि जयद्रथ और उदयन दोनों ही शक्तिशाली राजा थे, जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से अपने राज्यों को उन्नत और समृद्ध बनाया। सिंधु सौवीर के शक्तिशाली शासकों में जयद्रथ का नाम प्रमुख रूप से सामने आता है। महाभारत महाकाव्य में जयद्रथ के बारे में जो वर्णित है, उसके अनुसार जयद्रथ सिंधु, सौवीर और शिवी राज्यों का राजा था। जयद्रथ राजा वृद्ध क्षत्र का पुत्र था और कौरवों की इकलौती बहन दुशाला का पति था। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान वह कौरवों के पक्ष में लड़ा और अर्जुन द्वारा मारा गया था। इसके साथ ही 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व
सिंधु सौवीर पर उदयन नामक एक शक्तिशाली राजा का शासन था। बौद्ध और जैन ग्रंथों में उनका उल्लेख मिलता है। जैन स्रोतों के अनुसार राजा उदयन ने सिंधु सौवीर को शक्ति संपन्न राज्य बनाया और बाद में जैन धर्म से प्रभावित होकर अपना राज्यपाट छोड़ दिया था और संन्यास धारण कर लिया था। राजा उदयन ने संन्यास लेने से पहले अपने भतीजे केसी कुमार को सिंधु सौवीर का राजा बना दिया था। राजा उदयन के बाद केसी कुमार ने सिंधु सौवीर राज्य पर वर्षों तक शासन किया। सिंधु सौवीर राज्य अपने काल में समृद्ध और शक्तिशाली थे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे इनका पतन भी होता चला गया। सिंधु सौवीर जन समुदाय के पतन के पीछे कोई एक घटना विशेष कारण नहीं थी, बल्कि जलवायु परिवर्तन, नदियों के मार्ग में बदलाव और व्यापारिक गतिविधियों में कमी जैसे कई कारण थे, जिसकी वजह से सिंधु सौवीर जन समुदाय का पतन हुआ। सिंधु सौवीर जन समुदाय के पतन के बारे में ऐतिहासिक ग्रंथों में जो कारण बताए गए हैं, उनमें पर्यावरणीय और भौगोलिक बदलाव प्रमुख रहे। इन बदलावों ने कृषि उत्पादकता को कम कर आर्थिक संकट पैदा किया। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं और सामाजिक आर्थिक मूलभूत ढांचे में गिरावट ने भी सिंधु सौवीर जन समुदाय के पतन में भूमिका निभाई। व्यापार में कमी आने से भी आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ, जिसके कारण सामाजिक अस्थिरता बढ़ी। प्राकृतिक आपदाओं ने भी सिंधु सौवीर सभ्यता को प्रभावित किया होगा, ऐसा माना जाता है। विद्वानों का मत है कि सामाजिक असमानता में वृद्धि और प्रशासनिक बुनावट में कमजोरी भी इस सभ्यता के पतन का कारण रही होगी। कुछ विद्वान आर्यों के आक्रमण को भी एक संभावित कारण मानते हैं, लेकिन यह सिद्धांत अब प्रमुख सिद्धांत नहीं है। सिंधु सौवीर जन समुदाय भले ही अतीत के गर्भ में समा गया हो, लेकिन उस काल की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था सिंधु सौवीर के गौरव को दर्शाती है। सिंधु सौवीर के जन समुदाय ने अपने ज्ञान, दूरदर्शी सोच और कौशल के बल पर अपने राज्यों को समृद्ध और शक्तिशाली बनाया, जिसके लिए इन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। वे शूरवीर हैं, वे कर्मवीर हैं, वे निपुण योद्धा हैं, वे भारत का कुल हैं, वे भारतवंशी हैं जिन्हें लोक समाज ने भुला दिया है। ऐसे ही विस्मृत युगयुगीन भारतवंशियों की खोज और पुनरान्वेषण से वैश्विक समुदाय का सुपरिचय करेंगे। वीर भारत न्यास के YouTube चैनल वीर भारत में।